सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के साथ जो भी जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर पे कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन चाइना के साथ जो जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। वो बड़ी देर तक कन्वेंशनल वॉर रह सकती है, क्योंकि चाइना और भारत बड़ी देर तक अपने कन्वेंशनल हथियारों से जंगें लड़ सकते हैं। हमारे पास कन्वेंशनल हथियार ज़्यादा है नहीं, और चाइना उनको अपना माल बेचता है हर साल $60 अरब का। वो नहीं चाहेगा कि उस जंग के जरिए उसका $60 अरब सालाना मर जाए। और $60 अरब पाकिस्तान के पास आ जाएं तो हमारी तो पूरी लॉटरी निकल है। महमूद साहब ये बताइए हमें सर, खान साहब क्यों डरांदे पे ने, चाह रहे ने, की चाह रहे ने, की सोच रहे ने, ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर के ऊपर जो है दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला कर सकता है। और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उन्होंने ये बात की है, ट्वीट किया उन्होंने। ये मुमकिन है? देखें, मुमकिन है या नहीं इसकी बात हम 2 मिनट के लिए साइड पे रखें। ये ट्वीट जो है ना, ये मुनासिब नहीं। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस ट्वीट से क्या बताना चाह रहा है कि वो डरा हुआ है? क्या मैसेज देना चाह रहा है कि दुनिया की 6ठी ताकतवर फौज के ऊपर बैठा हुआ जो कमांडर इन चीफ है वो भारत के हमले से खौफजदा है? या वो लोगों को क्या बताना चाह रहा है कि भाई तुम्हारी मईशत पहले से ख़राब है, अब इंडिया से जंग होने लगी और इसको ख़राब कर लेते हैं? क्या कह रहा है आपका प्राइम मिनिस्टर? मुझे ये समझ नहीं आ रही। ब्रदर खान का तो जो है वो खान ही बता सकता है। प्राइम मिनिस्टर्स को ट्वीट बड़े सोच के करने होते हैं। इस वक्त एक ट्रंप साहब हैं जो बगैर कैलकुलेशन के ट्वीट मारते हैं, और एक हमारे खान साहब हैं। आपने कभी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट सुने इस तरह के? नेवर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के कोई इस तरह के ट्वीट्स के फलां मुल्क हम पे हमला करने लगा है? लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट्स का शौक ही बड़ा है। वो हर जगह पे अपोजिशन वाले रोल में रहना चाहते हैं जिसमें दूसरे पे तनकीद कर सकें। यानी कि भारत के साथ भी कंटेनर पे खड़े हैं। वो भारत के साथ कंटेनर पे खड़े हैं। हमारे साथ जो भी जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगी। कन्वेंशनल वॉर तो होनी नहीं है। जब कन्वेंशनल वॉर नहीं होनी तो जंग का आउटकम क्या होगा? तबाही, बर्बादी। भारत ने बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया था, फिर छोड़ क्यों दिया? अनेक्स क्यों नहीं कर लिया अपने साथ? अगर उन्हें इतना बड़ा गम है कि जी हमारा मुल्क टूट के 2 हिस्से में हुआ है और हमने एक करना है, तो बांग्लादेश वाला पोर्शन तो मिल गया था, क्यों नहीं जोड़ लिया? आप देखिए ज़रा, 17 करोड़ मज़ीद मुसलमान इंडिया में होता। अभी जो इंडिया का मुसलमान है उसकी तादाद तकरीबन 28 करोड़ के करीब है, 27-28 के करीब। और उसमें आप डालें 17 करोड़ मज़ीद ऐड हो जाता तो क्या हो जाती फिगर? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो भी राज़ी है, जो तकसीम हो चुकी हुई है वो भी नहीं चाहता कि ये भारत के जो सीनियर सियासतदान थे, ये तकसीम उनकी ख्वाहिश पर, उनकी रजामंदी से हुई हुई है। ये हमें भी सूट करती थी, उन्हें भी सूट करती थी। और अंग्रेज जाते जाते कश्मीर का इशू अनरिजॉल्व इसीलिए छोड़ के गए थे कि इसको लेके ये आपस में लड़ते रहे। और वो हम पूरा उसके ऊपर जो वो हम उनकी प्लानिंग के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। 72 साल से हम उसको पूरा लेके चल रहे हैं। अब जो मतलब सिचुएशन बन गई है, वहाँ से ये इतलात आ रही हैं कि लद्दाख के बॉर्डर पे जो है वो चाइना के साथ भी जो है वो रिफ्ट जो है वो बढ़ रही है और वहाँ पे भी झड़पें हो रही हैं। कोई ऐसी इतला नहीं मिली कि किसी हलाकत कोई हो या कोई, लेकिन वो क्या मसला बना हुआ है। और वो यानी कि पहले तो हम थे ना, हम हर एक के साथ जो है वो हमारा था कि हिंदुस्तान के साथ भी, ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी। अब हिंदुस्तान भी जो है वो चाइना के साथ भी है, तो उधर नेपाल के साथ भी जो है वो मसला बना हुआ है, इधर हमारे साथ भी बना हुआ है। ये क्या हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान के साथ जो मोदी साहब अग्रेसिव बयान देते रहते हैं ना, ही डज नॉट रियली मीन इट। आपको याद है जब अभिनंदन का जहाज़ यहाँ गिरा था
तो यहाँ ऐसा पैनिक क्रिएट हुआ था कि पूरी फुल फ्लेज वॉर होने जा रही है। यहाँ बड़े लंबे लंबे इजलास हो रहे थे। और तो मैंने प्रोग्राम में भी बैठ के कहा था और आपके साथ अकेले में भी कहा था, ये जंग नहीं हो सकती, आगाज ही नहीं हो सकता इसका। बिल्कुल कहा था। उस वक्त बड़े दिफाई तज्जियाकार बैठ के तज्जिया कर रहे थे कि ये जंग होगी तो ये इधर से ये होगा और उधर से वो होगा। ये जंग नहीं हो सकती। और उस भारत के मोदी साहब जो हैं, उन्हें इंडियन अवाम जो उनके सपोर्टर हैं उनकी सपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बोलना होता है। ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। हमारे यहां एंटी पाकिस्तान एंटी इंडिया वोट नहीं मिलता। जब एंटी इंडिया वोट नहीं मिलता तो हमारे लीडर्स नॉर्मली इंडिया के खिलाफ बोलने से गुरेज ही करते हैं। को बड़ा एपिसोड हो जाए तो एक आध जुमला बोल देते हैं। अब देखें, इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, उस पर भी हमारे यहां कोई ज्यादा शोर नहीं मचाया गया। अब सिचुएशन यह है कि पाकिस्तान के साथ जो भी जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर पे कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन चाइना के साथ जो जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। वो बड़ी देर तक कन्वेंशनल वॉर रह सकती है, क्योंकि चाइना और भारत बड़ी देर तक अपने कन्वेंशनल हथियारों से जंगें लड़ सकते हैं। हमारे पास कन्वेंशनल हथियार ज़्यादा है नहीं, तो हमारा ज़्यादा रिलायंस जो है वो न्यूक्स पे होगा। तो हमारे साथ उनकी जंग का कोई इम्कान नहीं है और चाइना के साथ भी उनकी जंग का कोई इम्कान नहीं है। अब बैठ के कैलकुलेट करते हैं ना फैक्टर्स। जी। जब तक किसी जंग में किसी एक मुल्क को फायदा होने का इम्कान नजर ना आ रहा हो, जंग नहीं हुआ करती। भारत चाइना की जंग में भारत को कोई फायदा नहीं होने लगा तो वो इस जंग में पहल नहीं करेगा। और चाइना उनको अपना माल बेचता है हर साल $60 अरब का। वो नहीं चाहेगा कि उस जंग के जरिए उसका $60 अरब सालाना मर जाए। और $60 अरब पाकिस्तान के पास आ जाएं तो हमारी तो पूरी लॉटरी निकला है। तो यानी कि ये इसी तरह जो हल्का फुल्का जो है वो ये बजट के दिनों का शुगल होगा और बजट के दिनों का शुगल बाद में, हाँ इसमें स्ट्रेटजीज भी इन्वॉल्व हैं। वो स्ट्रेटजीज जहां तक भी जाएंगी वो जंग की नौबत तक नहीं लेके जाएंगी। ये उधर का भी बजट बढ़ेगा। यानी अगर भारत पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के पाकिस्तान को अंडर प्रेशर ले आता है तो चाइना को ये सूट नहीं करेगा। उन्होंने चाइना के बारे में जुमला कहे तो ये जुमले जंग की तरफ लेके जा सकते हैं। बहुत बोलेंगे तो कैलकुलेट करके बोलेंगे, दोस्ती की बात करेंगे, इख्तलाफात को ख़त्म करने की बात करेंगे, जंग की धमकी नहीं देंगे। तो उधर चाइना के साथ उनका डायलॉग प्रोसेस का आगाज़ हो जाएगा, वो मसला उनका हल हो जाएगा। इधर क्या होगा सर? इधर भी कुछ नहीं होगा। इधर भी हमसे जंग लड़के उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आजकल जहां हमारी इकॉनमी बहुत मुश्किल का शिकार है, अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो आबादी भी कम है, बोझ भी कम है। अगर उनके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हैं तो बोझ भी उतना ही ज़्यादा है। और हमारे साथ अगर वो बॉर्डर पे ठुक ठुक लगाते हैं, ज़्यादा जो सीरियस हो जाती है, तो वो ठुक ठुक तो उनको बहुत महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि उनकी मईशत तबाह होनी है, हमारी तो पहले से ही तबाह है। तो ये उन्होंने डिसाइड करना है कि किस तरीके से उन्होंने इसका पाकिस्तान में घबराहट का कोई 0% ज़रूरत है। ये खान साहब जो है, ये खान साहब को ना तजर्बाकारी है, वो बगैर सोचे ट्वीट कर देते हैं। अगर इनकी जगह कोई भी समझदार प्राइम मिनिस्टर बैठा हो तो वो इस वक्त इस तरह के ट्वीट भी ना करे। खान साहब का अजीब अलमिया है कि मैं मोदी को फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा। ये बातें डिप्लोमेसी में नहीं बोली जाती। प्राइम मिनिस्टर खुद उठा के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन ही नहीं किया करते। सबसे पहले तो जब आप दुश्मन मुल्कों के साथ बात कर रहे हैं जहां आपकी जंगों का इम्कान है, तो ये मामला सफारती लेवल से शुरू किए जाते हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी इस्तेमाल की जाती है। बैक चैनल या आपकी जो सफारतकारी का निज़ाम है, वहाँ आपका सफ़ीर टाइम मांगता है और इधर से आपके सफ़ीर को कहा जाता है कि टाइम दो, और वो लोअर लेवल के लोग कह रहे होते हैं। हाँ साहब, फर्स्ट टाइम है ना जी, काफ़ी चीज़ें नहीं पता, तो खुले डुले बंदे कह देते हैं जी मैं कीता सी कॉल। प्राइम मिनिस्टर्स को कॉल करते हैं जब उनकी बहुत फ्रैंकनेस हो गई होती है कि कॉल कर सकते हैं, तब भी आप प्रोटोकॉल का एहतराम करके कॉल करते हैं।
कि एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को जब कॉल कर रहा है तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपनी एक भरी मीटिंग में बैठा है, तो आप ऐसे मौके पर उसको कॉल करना पसंद नहीं करते। वो याद नहीं खान साहब जब इलेक्शन जीते थे तो वो खबर आई थी कि जनाब वो फ्रेंच प्रेसिडेंट की कॉल आई, तो खान साहब ने कहा यार अभी मैं मीटिंग में हूँ तो फिर करता हूँ, तो वो बड़ा स्कैंडल जो है वो तब भी बना था। इस तरह नहीं होता जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया था। अगर आपने समाचार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाचार टीवी को सब्सक्राइब कर लें।